कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो 27 नवंबर 2025 को जो आपका गणित का पेपर होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का, उसके लिए कक्षा 10 की गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपका बोर्ड का पेपर भी ये जो 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच में होने वाला है, तो उसके लिए भी आपकी इस वीडियो के माध्यम से तैयारी हो जाएगी। तो आप बोर्ड के अंदर भी ये वीडियो देखते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो बोर्ड का पेपर भी ऐसा ही आएगा और अर्धवार्षिक का भी सेम ही पेपर पैटर्न आपके आता है। तो इस वीडियो में आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर होगा उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पूरी की पीडीएफ आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के अंदर जो अपनी कक्षा 10 की जो टॉपर बनाने वाली टेस्ट सीरीज है उसमें इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जिसमें पुराने पेपर वगैरह सारी चीज़ उसमें मिल जाएगी, टेस्ट वगैरह आप उसमें दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका इसमें किस प्रकार के जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो टेस्ट है वो भी इसमें आने वाला है। तो टेस्ट का भी आपको जो लिंक है इस टेस्ट का जो लिंक है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट उन सभी का टेस्ट आपको लिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इंपॉर्टेंट पीवाई की इस वीडियो में सोल्व कर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने गणित का कि 360 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात करने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 360 के टुकड़े करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे 180 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 90 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 45 बार जाएगा, फिर 45 में 3 का भाग जाएगा जो कि 15 बार जाएगा, 15 में फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से आपके जो इसमें फैक्टर बनेंगे। तो 360 के फैक्टर क्या क्या बने, 2 कितनी बार आए तो 2 3 बार आए हैं, 3 कितनी बार आया 3 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया 5 1 बार आया। तो घातों का इसमें योग पूछा जा रहा है। तो जो घातों का योग होगा इसमें इनकी जोड़ करनी है, घातों का योग। तो घात क्या क्या इसके जोड़ कर लेंगे। तो घातों का योग करने के लिए आपको इनकी जोड़ करनी पड़ेगी 2 3 और 1 की। तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपके 6 आ जाएगा। तो घातों का योगफल कितना आएगा, इसमें 6 आ जाएगा। आपको इसी प्रकार से 196 की जो घातों का योगफल है वो कमेंट करके बताना कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड। एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, हल बताना है, इसका एक हल क्या होगा। ठीक है, तो या तो इसको आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं या फिर आप द्विघात समीकरण जैसे हम हल करते हैं वैसे इसको हल कर सकते हैं। तो हम गुणा करेंगे ए को सी से, यानी कि हम इसमें ए बी सी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा। तो इसमें जो आपका ए है वो कितना है, तो ए बराबर 4 है, बी बराबर -12 है और सी बराबर आपके 9 है। तो यहाँ पर आपको इनका गुणा करना पड़ेगा ए को सी से। तो ए का मतलब कितना है 4 है और सी का मतलब 9 है। तो 9 चौके कितने हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 के टुकड़े करना, जिनको जोड़े या घटाएं तो आपके 12 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो 12 आ जाए, गुणा करें तो प्लस के 36 आ जाए। तो -6 और -6 ले लेंगे, तो 6 6 36 और 6 और 6 12 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपके, इसको टुकड़ा करेंगे तो 4x² -6x -6x और आपके प्लस में 9 बराबर 0। क्योंकि इसमें हल ज्ञात करें तो बराबर में 0 लिखेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो x कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2x और माइनस में 2 का भाग 6 में 3 बार चला जाएगा। यही 2x - 3 वापस यहाँ पे आएगा आगे, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा आपके प्लस के 2x और आपके माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का कॉमन ले तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर में आएगा 0। तो 2x - 3 बराबर 0 और एक दूसरा भी आपके 2x - 3 बराबर 0 है। तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 आपके ऑप्शन नंबर 3/2, देखो 2/3 मत कर देना, आपको 3/2 करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये कि समांतर श्रेणी का आपको सार अंतर ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करने के लिए ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। सार अंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है डी बराबर आपका a2 - a1। दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद आपकी कितना है 7 है, इसमें से पहला पद 3 को घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। सार अंतर का मतलब इसमें कितने का गैप है, तो इसमें 4 का गैप है, तो इसका उत्तर लिखना आपको प्लस के 4। यदि अच्छा पहला पद क्या हो जाएगा, तो इसका जो प्रथम पद पूछे तो इसका जो प्रथम पद है वो आपके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 इसका क्या है प्रथम पद है। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं समान लंबाई की हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको समबाहु त्रिभुज
कर लेना है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ है वो आपके 180 डिग्री होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान माप की होती हैं और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है इस प्रकार से। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है और इसी पर आधारित आपकी साइन कोस टेन प्रश्नावली रहती है। बिंदु 3,-5 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो बिंदु दे रखा आपके 3,-5, तो इसकी वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करें। तो जब भी वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी हो तो आपको x का मान लिख लेना है। किसका मान लिख लेना है? x का मान लिख लेना। x का मान कितना है? आपके 3 है और वो भी 3 जो है वो प्लस में लिखना है, तो प्लस में ही दे रखा है, तो इसका उत्तर आपको 3 कर देना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे जो 27 तारीख को पेपर हैं, ठीक है, तो 27 नवंबर को जिस दिन आपके गणित का पेपर है उस दिन मेरे भी पेपर हैं, तो उस दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, इसलिए मैं जो वीडियो पहले अपलोड करूँगा तो इनको अच्छे से आप देखते रहना, ठीक है। तो आपकी मेरे भी 25 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो 25, 26, 27 ये मेरे 2 तारीख 4 दिसंबर तक मेरे भी पेपर चलेंगे। तो साथ साथ में तुम्हारे और मेरे साथ में भी पेपर हैं, तो फिर मैं आपके जो आगे वीडियो कम अपलोड कर पाऊँगा, इसलिए आप अभी से जिस भी विषय का पेपर चाहते हैं आप कमेंट कर देना। मैं इन 2 दिन 3 दिन की जो छुट्टियाँ हैं इसमें आपके सारे पेपर अपलोड कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 का आपको मान ज्ञात करना है। तो कोसेक स्क्वायर 45 इसका मान कितना होता है? तो आप सारणी से देखकर इसका मान लिखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर 45 जो है इसका जो मान होता है वो आपके 2 होता है। 1 मिनट, इसका जो मान होता है वो √2 होता है। तो कोसेक स्क्वायर 45 का जो मान वो √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कोट 45 का मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो इसका आंसर आपके 1 आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक सर्वसमीकरण याद कर लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये एक सूत्र है, उसको याद रखें। अब चाहे यहाँ पे थीटा की जगह पे आपके 40 दे दें, ठीक है, तो भी इसका उत्तर 1 ही आएगा, या यहाँ पर आपके 41 दे दें, 41 तो भी इसका उत्तर 1 ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स सर्वसमीकरण होती हैं। अगला प्रश्न है कि किसी मीनार की लंबाई और परछाई बराबर है, ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा? तो हमेशा 45 डिग्री आता है, इसका आंसर याद कर लेना। कोई एक मीनार है, एक मीनार है, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी एक मीनार है और BC इसकी छाया है, BC इसकी क्या छाया, ठीक है। तो अगर इसकी मीनार की लंबाई और इस BC की जो लंबाई है वो बराबर है, ठीक है, छाया की लंबाई, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा ये हमेशा ही 45 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है। तो इसका आंसर आपको कितना कर देना है? 45 डिग्री कर देना है। अब यहाँ पे आपको पेपर में जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे ऐसे दे दें कि इसकी जो लंबाई है, दीवार की जो लंबाई है, तो दीवार की लंबाई मान लो 4 मीटर है और इसकी मीनार की जो लंबाई है, ऊंचाई की लंबाई वो भी आपके 4 मीटर दे दें। फिर पूछेगी सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो बात तो वही है कि मीनार की जो परछाई है उसकी लंबाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। तो अगर ऐसा दोनों बराबर आ जाए तो यहाँ पर हमेशा ही 45 डिग्री आएगा। किसी बाह्य बिंदु Q से वृत्त की जो स्पर्श है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये कोई एक वृत्त का केंद्र है, ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये लो एक स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है इसकी, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है? तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में समझ ये होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 10.1 पर में है आपकी, ये केंद्र और एक बाहर कोई बिंदु Q है, ठीक है। ये Q बिंदु से इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जिसको हम P नाम दे रहे हैं, और O इसका क्या है? केंद्र है। तो इसमें स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो तो आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है आपको? स्पर्श रेखा की लंबाई ये आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कितनी दे रखी है? 1 मिनट, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ये थे आपकी 24। और वृत्त के केंद्र से Q बिंदु की जो दूरी है, केंद्र से Q बिंदु की दूरी यहाँ तक ये आपके 25 सेंटीमीटर है। आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो ये आप इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन गया आपके? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये इसका आधार है, ठीक है, और ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब आधार कर्ण की मदद से इसको हम ज्ञात करेंगे। तो ये हम लिखेंगे, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना? 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब का स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है? आप सभी को पता होगा, 625 होता है। और 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। नहीं पता हो तो 25 को 25 से गुणा कर लेना, 24 को 24 से गुणा कर लेना, और लंब का स्क्वायर वैसे वैसे लिख लेंगे। 24 के स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 625 में से 576 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका इसमें बचेगा 49। कितना बचेगा? ये 49, जो कि लंब के स्क्वायर के बराबर है। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए
आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो लंब बराबर आपके √49 हो जाएगा, जिसका मान कितना आएगा 7 आएगा। 49 किसका वर्ग है? तो 49 7 का वर्ग है। तो इसका जो आंसर आपके कितना निकाल लेना है? 7 इसका आंसर निकाल लेना है। शंकु के वक्रपक्षी क्षेत्रफल का सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो πr_l जो होता है वो शंकु का सी ऐसे होता है, वक्रपक्षी क्षेत्रफल होता है। ये बेलन का आपके जो वक्रपक्षी क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये आपके 2πr², बेलन के दोनों सिरे होते हैं उनका क्षेत्रफल होता है। 4πr² ये गोले का क्षेत्रफल होता है, 4πr² यह गोले का क्षेत्रफल होता है। यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.72 है तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। याद रखना, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की जो प्रायिकता है उनका योग हमेशा 1 होता है। ये किसी भी घटना के होने की प्रायिकता है और ये किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को ई बार से लिखते हैं, बराबर 1 आएगा। होने की प्रायिकता आपका 0.72 दे रखी है और नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, ई बार बराबर में 1 है। अब इसमें क्या करना है, प्लस की संख्या को इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो नहीं होने की प्रायिकता जो है इसमें आपकी आएगी ई बार बराबर 1 माइनस 0.72। अब 1 में से 0.72 घटाना है तो 1 में से तो घटाएगा नहीं, 1 के पॉइंट लगाएंगे, फिर इसमें से 0.72 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 0.28। तो 0.28 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है कि किसी द्विघात बहुपद की जो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। द्विघात है तो शून्य कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर कोई समीकरण रैखिक समीकरण होती है, रैखिक बहुपद होता तो उसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। तो उसको रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण की चर की घात कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया आपको, रैखिक जो समीकरण होता है उसकी चर की घात 1 होती है। द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि इसमें जो विभक्ति है वो 0 के बराबर आएगा। तो b² - 4ac बराबर 0 होगा तो इसके मूल बराबर होंगे। वैसे आपका जो द्विघात समीकरण का एक ही क्वेश्चन आएगा वो भी 4 नंबर का आएगा, और लास्ट में जो प्रश्नावली के जो पेपर के जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका चौथी प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो द्विघात समीकरण के 2-3 सवाल आपको मैं बता दूंगा जो परीक्षा में आपके श्योर पूछे जाएंगे। 3 सवाल मैं बता दूंगा, तीनों में से आप एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो उसको आप करके चले जाना, आपके 4 में से 4 नंबर इस द्विघात समीकरण के पक्के हो जाएंगे। केवल 3 सवाल बताऊंगा, उन्हीं को कर लेना, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको उसका 10वां पद ज्ञात करना है। इसका पहला पद कितना है? a बराबर 2 है। d बराबर देख लो कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। n का मान कितना है? 10 है। n का मान कितना है? 10 है। और इसमें आपको an ज्ञात करना, तो an का सूत्र लगाना है, nवां पद an बराबर a + n - 1 × d हो जाएगा। पहला पद कितना है? तो पहला पद 2 है, प्लस n का मान 10 - 1 × d का मान 2 है। 2 + 10 में से 1 गया तो 9 × 2, 9 दूनी कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो 2 और 18 को जोड़ लो, कितने हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका जो 10वां पद है वो कितना आएगा? 20 आएगा। वैसे भी 2 का पहाड़ा आपको देखते ही पता चल रहा, अगर ये नहीं करो तो भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 तो दे रखा है। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार और बना, 2 पंजे 10 हो जाएगा। इसका अगर 22वां पद पूछे तो फिर आपको जो 2 बार 2 2 और जोड़ देने, 22 और 24 इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वांग सम आकृति की भुजाएं कैसी होती है? तो सर्वांग सम आकृति की भुजाएं वो समान होती हैं। अगला प्रश्न है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले को हम x1 y1 लिखते हैं और दूसरे वाले को हम x2 y2 लिखा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, मान लिखते हैं। x1 का मान कितना है? ये x1 का मान 3 है, x2 का मान -1 है। तो यह आएगा आपका 3 + -1 और बटे में आएगा 2। y1 का मान कितना है? तो y1 का मान -2 है और y2 का मान कितना है? -4। तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और बटे में 2 आएगा। हल करेंगे इसको तो -3 प्लस के और 1 माइनस का हो जाएगा, बटे में 2, 2 माइनस के और माइनस प्लस के 4 बटे में 2। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस के 2 और प्लस के 4 2 बचेंगे। 2/2 बराबर 1/1, यानी कि एक उत्तर इसका आपके आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? मूल बिंदु, इसके मध्य बिंदु की जो निर्देशांक है वो आपका 1 हो जाएगा। तो x भी 1 आएगा और y भी 1 आएगा। कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो इन दोनों को फर्स्ट वाले को जोड़ के 2 का भाग लगा दो,
लास्ट वाले दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 2 गया तो 1, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे ये, तो -2 -4 +4 आपके प्लस के 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग दें तो 1 आएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर जो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कोई आपका मान लो वृत्त है और ये बाहर बिंदु है, तो इस बाहर बिंदु से इसके ऊपर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। वृत्त की किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। तो इसका जो उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपको एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम में आपके जो ये संख्या तो नहीं आएगी, आपके एक संख्या है 96 और 404, तो इसका आपको एलसीएम ज्ञात करके निकाल लेना है। ठीक है, 96 और 404 का एलसीएम आपको अच्छे प्रकार से निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पहले भी आया हुआ है। 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करना है। तो संख्या आपको बदल सकती है, लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए 96 और 404 के आपको गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग देंगे 48, फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा आपके 24, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का 1। तो 2 कितनी बार है, 5 बार है और 3 एक बार। तो आपके 96 को हम क्या लिखेंगे, 2 की घात तो है 5 और 3 की घात है 1। फिर हम 404 के भी टुकड़े करेंगे, 404 में भाग देंगे 2 का तो 202, 202 में 2 का भाग देंगे 101 और 101 में 101 का ही भाग जाता है क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो कितनी बार जाएगा 404 का गुणनखंड, तो 2 बार तो 2 है और 101 आपका 1 बार है। इसमें से आपको ज्ञात करना, मान लो इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है इनका, एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसकी जो छोटी घात होती है इसका एचसीएफ होता है। कॉमन क्या दोनों में 2 है और 2 में सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की घात 2 है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 4 आ जाएगा। हमें ज्ञात करना मान लो इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है उसके लिए जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या 2 है तो 2 की बड़ी घात 5 है। अब जो बचे हुए जो कॉमन नहीं है जैसे 3 और 101, तो फिर इसको भी लिख लेंगे। इंटू कितना आ जाएगा 101, फिर इसको गुणा कर देंगे तो 2 की घात 5 और इंटू 3, ये 2 की घात इंटू 5 की घात 1। इसका उत्तर कितना आएगा, 96 आएगा। तो हम गुणा कर देंगे 96 को 101 से। जब 96 को 101 से गुणा करेंगे तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। 96 इसके आंसर होंगे। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद दे रखा आपको ये, और इस बहुपद का आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना। तो बहुपद हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे बहुपद है आपके सामने x² माइनस का 10x और प्लस के 21, इसका आपको शून्य ज्ञात करना। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए वही तरीका आपका, गुणनखंड करेंगे इसके। तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना -10 है और c बराबर कितना है 21 है। a को c से गुणा करेंगे, यानी कि a × c करने पे कितना आएगा, 1 × 21 बराबर 21 आएगा। तो 21 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो 7 के पहाड़े में 3 आते हैं, 7 या 21, या 3 × 7 कर देंगे, 3 × 7 तो 21, और इनको गुणा करेंगे तो आपके प्लस के 21 चाहिए और आपके जोड़ने पे माइनस के 10 चाहिए। तो दोनों माइनस के ले लेंगे, -10 और -7, जैसा कि उधर लिया था आपने 6 वाला, 6 × 6 12 36 और 6 और 6 12। तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस, अब आपके माइनस के 3x आ जाएंगे और माइनस के 7x आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, देखो -10 हो रहा है और इनको गुणा करें तो प्लस के 21 हो रहे हैं, और प्लस में आपके कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। कोष्टक इसमें लगाएंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, इसमें से x बचेगा x - 3 और माइनस के 3 कॉमन लेंगे, माइनस के 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके आएगा 7x, तो 7 1 मिनट, ये कितने हैं 7 हैं, तो 7 कॉमन लेंगे इसमें से, यहाँ पे बचेगा आपका 3x, सॉरी इसमें 1 मिनट, तो x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेंगे आपके माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि हम माइनस के 7 का भाग लगाएंगे। ये दोनों बार सेम बच गए, x - 3 इसको एक बार लिखेंगे, दूसरा x - 7 इसको कोष्टक में बंद करेंगे, बराबर में लिखेंगे 0। x - 3 बराबर कितना है, 0 है, तो x - 7 बराबर भी 0 आएगा। तो इन दोनों का मान ज्ञात करें तो x बराबर 3 आएगा और इसमें x बराबर आपके 7 आएगा। ऐसे आपके जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये दे रखा है, तो इसका जो 10वां पद वो ज्ञात करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ n है वहाँ पे 10 लिखना है। तो आइए इसका जो 10वां पद वो ज्ञात कर लेते हैं।
तो n की जगह पे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका a10 बराबर 2 + 3 × 10। ये हो जाएगा आपका 2 + 3 × 10 30 हो जाएगा, और 30 और 2 कितना होगा, 32 होगा। तो 10वां पद कितना आएगा, इसमें 32 आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन वो है आपको आधारभूत जो अनुपातिक प्रमेय है, थेल्स प्रमेय जिसको हम कहते हैं, इस थेल्स प्रमेय का आपको क्या करना है, कथन करना है। तो थेल्स प्रमेय ये कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, मान लो कोई भी त्रिभुज है, थेल्स प्रमेय में क्या होता है, जैसे कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, हम इसमें नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि हम बीसी भुजा ले रहे हैं, इससे बीसी भुजा के समांतर हम एक नई लाइन और खींच रहे हैं, इसके समांतर ही है, जिसका नाम डी ई दे रहे हैं। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है, ये समांतर है आपके डी ई। ठीक है, बी सी डी दोनों आपस में समांतर है। ये दोनों अगर आपके समांतर है, तो ये जो खींची गई रेखा है वो बाकी जो दो भुजा हैं, इससे बीसी भुजा के अलावा जो दो भुजा आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपका ए डी बटे क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, और इधर आपका ए ई बटे ई सी आ जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये इसी और वो इसी दोनों एक साथ मिल गए, इसलिए मेरे को हंसी आ गई इसमें। इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय के तो ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर आपके 7/35 25 है, तो आपको इसमें कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा आपको दे रखा है, और कोसेक थीटा जो है आपका 1/कोसेक होता है। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर आपके 1/साइन थीटा। थीटा का मान आपके इसमें नहीं निकालना है, 7/25 बट्टे में आएंगे 1/, इसमें भाग देना है 7/25 का। तो एक में इसका भाग देना तो उसको गुणा में चेंज करेंगे, 1 × 25/7 हो जाएगा। तो इसका जो उल्टा उत्तर हो जाएगा 7/25 का 25/7 आंसर आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इसमें आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, आकृति में आकृति दे रखी पी टी क्यू, इसमें जो 70 डिग्री का कोण है, ये पी टी क्यू, ये वाला कोण जो आपका 70 डिग्री है। आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, पी ओ क्यू है, क्यू ओ पी का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, एक चतुर्भुज बनता है हमेशा ही, और चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ 360 डिग्री होती है, जिसमें ये दो कोण फिक्स होते हैं 90-90 के, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है त्रिज्या और स्पर्श रेखा। तो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो 360 में से 180 तो वैसे ही चले गए, तो फिर जो बची हुई भुजाएं इनका जोड़ कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो सीधा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 70 को घटा देंगे, 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा जो ऐसे निकाल करके लिख के बताना है कि चतुर्भुज बनेगा ये ABCD या PQOT एक चतुर्भुज है, जिसमें सभी भुजाओं का कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। तो कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T बराबर कितना आएगा, 360 आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा Q पे और P पे। Q 90 का है और O हमें ज्ञात करना है, तो POQ हमें ज्ञात करना, प्लस कोण P कितना है, तो कोण P 90 है, और बराबर में है आपका प्लस कोण T का मान है 70 बराबर 360, क्योंकि ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के तीनों कोणों की जोड़, चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है, तो 360 होती है। तो 360 में से 90 और 90 180 और ये आपके जो 70 हैं इसको हम जोड़ देंगे, तो 250 हो जाएगा। 250 प्लस कोण आपका O बराबर 360 आपको दे रखा बराबर में, ठीक है। तो कोण O का मान कितना हो जाएगा, 360 माइनस 250, घटा लो, इसमें कितना उत्तर बचेगा, 110 डिग्री का आंसर बचेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको 110 डिग्री निकाल लेना है। अगला प्रश्न आपका यह है कि किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो व्यास दे रखा है, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का क्या है, वृत्त का आपको व्यास दे रखा है। तो व्यास कितना दे रखा है, वृत्त का व्यास जो दे रखा है आपका 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या आ गई हमारे पास में। अब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इसको 4 भागों में बांटने पर इसका एक भाग जो है वो चतुर्थांश कहलाता है। तो आपको एक भाग की ही इसमें क्या करनी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें 4 का भाग दे दें, ठीक है। टोटल का क्षेत्रफल करके 4 का भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा,
ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 का भाग देने पर 1 भाग आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा आपके 4। तो इसको इंटू में कर दो इधर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ लिख लेंगे 1/4 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21/2। तो इसको 2 बार लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2। ये व्यास नहीं, ये आपकी त्रिज्या है, व्यास की आधी। तो हमने 2 बार लिख लिया। अब इनको काट देंगे। 7 के बार से 21 3 बार कट जाएगा और 2 के बार से जो 22 है वो 11 बार कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे ऊपर। तो 11 इंटू ये आपके हो जाएंगे 21 या 63 और बटे में क्या आएंगे 4 दूनी 8। तो 21 या 63 इनको गुणा करेंगे तो 21 को इसको 63 को और आपके 11 को गुणा करेंगे तो 6 9 3 693 बटे में आपके 8 आएगा। फिर इसमें 8 का भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 8 8 64, बचेंगे आपके 5 53 हो जाएंगे। तो 8 6 48, ठीक है 48, 5 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा वापस। 8 6 48, फिर 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो आपकी ये भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। दोनों प्रकार के आंसर आपके बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको देख लेना। अगला प्रश्न है गोले का आयतन का सूत्र लिखिए जहाँ गोले की त्रिज्या r है। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अनुकूल परिणाम कितने, इक्का कितने होंगे 4 होंगे। कुल परिणाम कितने 52 होते हैं, 4/52 यानी कि 1/13 इसका आंसर रहेगा। रैखिक समीकरण युग्म ये जो दे रखा है इसकी अद्वितीय होने की शर्त बतानी। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है जब आपका a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं हो, तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका उत्तर आपकी जो इस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक आपको दे रखे। अगर आपको पहले शून्यक दे रखे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है, ठीक है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। उसके बाद में फिर आपको इसमें सीधा फॉर्मूले में इसको मान ज्ञात कर लेना है। देखो कितना दे रखा है शून्य, एक तो 3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो एक अल्फ़ा है 3 और एक बीटा है 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, वो कितना हो जाएगा 3 + 1/4। तो ये हो जाएगा आपके लघुत्तम लेंगे तो 4 लघुत्तम आएगा तो 4 12 हो जाएगा ये। तो 12 और 1 13, 12 + 1 13/4 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो 3 × 1/4 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो 13/4 वो है और 3/4 ये है। सूत्र होता है इसका x² - अल्फ़ा + बीटा × x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² - अल्फ़ा + बीटा कितना है 13/4 है। तो यह आएगा आपके 13/4 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3/4 है। इसका 4 है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से और इधर इसको बाहर निकाल लेंगे, 1/4 बाहर निकाल लेते हैं और जहाँ जहाँ 4 नहीं है वहाँ पर इसको गुणा करते हैं। तो ये 4x² - 13x और फिर आपके जो प्लस में 13 इसका आंसर बचेगा। अगला प्रश्न इसके मूल ज्ञात करने। तो समीकरण को वही हल करके इसको आपको निकालना है। x² 5x² + 5 और माइनस में 6 = 0 इसके मूल ज्ञात करना है। तो वैसे द्विघात समीकरण का एक ही सवाल आएगा, उसमें भी आपको द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है 5x² + x - 6। a बराबर कितना है 5 है, b बराबर 1 है, c बराबर -6 है। a इंटू सी करेंगे तो ये आपके 5 × -6 कितना आएगा 5 × 6 30, वो भी माइनस के। अब 30 के टुकड़े करने जिनको जोड़ा है घटाए तो 1 आ जाए। तो 6 × 5 = 30, 6 और 5 आएगा, माइनस के चाहिए आपके 30 और जोड़ने पे प्लस का 1 चाहिए। तो आपके प्लस की संख्या बड़ी ले लेंगे और माइनस की संख्या छोटी ले लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 5x², एक टुकड़ा 6 और एक टुकड़ा -5, माइनस का 5x और प्लस के आपके 6x हो जाएगा। माइनस में 6 = 0 लिख लेंगे, 5x कॉमन लेंगे, x बचेगा और प्लस में माइनस में 1 बचेगा। प्लस के 6 कॉमन लेंगे और x - 1 बचेगा बराबर 0। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, जो 5x + 6 है इसको एक बार लिखेंगे और x - 1 को एक बार लिखेंगे बराबर में 0। तो 5x + 6 = 0।
तो 5x बराबर कितना होगा -6, x बराबर -6/5 आएगा। ऐसे ही x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +1 आएगा। अगला सवाल आपके इस आकृति में दो आपकी जो दे रखी मान कि डी जो है समांतर है BC के, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें अगर ये समांतर है तो इनका जो अनुपात होगा ये थेल्स प्रमेय है। ये कह रहा है कि इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा समांतर है, तो ये जो बाकी दो अन्य भुजाओं को काट रही है इसको एक ही अनुपात में काटती हैं। तो देख लेते हैं इसमें BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें? x का मान ज्ञात करना है, ये वाला EC। तो देखो इसमें वही सवाल है सेम टू सेम। तो इसमें आएगा आपका AD/DB और बराबर में आएगा आपका AE/EC। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, AD का और इनका मान लिख लेना। AD का मान कितना है, x + 1 है, तो यहाँ पर आएगा x + 1। यहाँ पर कितना है, 2x है, तो ये आएगा आपका x + 1 और बटे में 2x। बराबर में कितना आएगा आपके, बराबर में आ जाएगा आपका x - 1। कितना आएगा, x - 1 और बटे में आएगा आपका EC यानी कि x आ जाएगा। इस x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो ये इससे क्रॉस गुणा होगा और ये इससे क्रॉस गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x² + x बराबर में ये होगा आपका 2x² माइनस में 2x। इसको हल करेंगे तो ये प्लस का इधर ले आएंगे और ये भी हमारा इधर आ जाएगा। तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 2x² माइनस के 2x माइनस का x और माइनस का x² बराबर 0 बचेगा। 2x² में से एक x² माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके, एक ही x² बचेगा और फिर आपके माइनस माइनस 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे ये, तो माइनस के 3 हो जाएगा बराबर में 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x - 3 बराबर 0। या तो x बराबर 0 आएगा या फिर आपका x का जो मान है वो +3 आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका मान आपको ज्ञात करना। फिर आपके सवाल है ये कि इन आंकड़ों का माध्य आपको दे रखा है, इनका माध्य कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आंकड़े क्या क्या है, आंकड़े हमारे पास में 3 है, 2 है, 3 है, 5 है और x है और अपने 7 हैं। इनका जो माध्य है वो माध्य कितना दे रखा है, इनका जो माध्य वो आपको 5 दे रखा है। तो आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्त देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, आंकड़ों का योग और बटे में करेंगे आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर आंकड़े क्या क्या हैं, तो 2, 3, 5 x और 7 है। माध्य कितना 5 दे रखा है, तो 2 + 3 + 5 + x + 7 और बटे में कितने आएंगे, टोटल 5 आएंगे। 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25 बराबर इनकी जोड़ करेंगे, 3, 2, 5 और 5 10 और 7 17 हो जाएगा और प्लस में x है, तो 17 + x। x का मान ज्ञात करना है तो इधर 17 को माइनस कर देंगे, तो 25 - 17 बराबर x आएगा। 25 में से 17 गए तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस x का मान आपके कितना आ जाएगा, 8 आंसर होगा। ऐसे आपको इसका मान ज्ञात करना होगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि एक ठोस अर्धगोले के ऊपर जो एक शंकु के आकार का है और जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, उसकी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से सवाल बन रहा है, इसमें आपको पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या है, एक अर्धगोला है, ये वाला, ये एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु का आकार का खड़ा है, ठीक है। ये शंकु है, इस प्रकार से एक शंकु इसके ऊपर खड़ा है। इसमें इस शंकु की जो त्रिज्या है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है और इसकी गोले की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी शंकु की ऊंचाई है उतनी इसमें इसकी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर हैं, r और s दोनों बराबर हैं। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इसी के आधार पर है, शंकु की जो त्रिज्या है वो उसकी गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो इसमें दे रखा है कि r का जो मान है वो आपका 1 सेंटीमीटर है, तो h का मान ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। गोले के लिए भी r का मान एक ही है और शंकु के लिए भी r का मान एक ही होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। अब पूरे इस खिलौने का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको इसमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए ठोस का क्या करना है, आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें इसमें। एक तो है देखो अर्धगोला, तो इसमें अर्धगोले का आयतन निकालेंगे,
अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन और इसमें शंकु का आयतन, इसमें क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे दोनों का। ठीक है, दोनों का सूत्र लिखेंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर और एच का मान जो है एक ही एक है, तो इसमें मान लिख लेंगे। 2/3 पाई का मान पाई ही रख लेते हैं। अच्छा उत्तर इसमें ठीक है। तो उत्तर ये वैसे आपके पाई के पदों में ही लाना है, तो इसको पाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस आर का मान 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे 1/3 और पाई का पाई ही रख लेते हैं। और आर का मान कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच का मान भी 1 है। इसको हल करेंगे आगे, तो ये 2/3 इंटू पाई प्लस 1/3 इंटू पाई रहेगा। ठीक है, इसमें से पाई को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपका 2/3 प्लस 1/3। इसको जब हम हल करेंगे तो पाई बाहर आएगा और 3 लघुत्तम आ जाएंगे इसके, तो 2 + 1 ये भी ऊपर आपका 3 ही हो जाएगा, तो 3/3 एक उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके आएगा पाई इंटू 1 बराबर पाई घन इकाई, इसका उत्तर रहेगा पाई घन सेमी हो जाएगा, पाई घन सेमी। या पाई का मान लिखो तो आपके 3.14 घन सेमी लिख लो, या 22/7 घन सेमी लिख लो। ये इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना। फिर आपके अगला सवाल है कि इस रैखिक समीकरण का आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो ये तो आपके 3x 2y और ये बराबर 8 है, ये 2x - y बराबर में 6 है। इसमें देखो ये y का मान प्लस में और ये y का मान माइनस में। इसमें y का मान आपके आगे गुणांक 2 है, इसमें 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को आपको 2 से गुणा करके इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे और इसको हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक जैसे निशान होंगे तो घटाएंगे और अलग अलग होंगे तो जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण लिख लेते हैं पहले तो इनको। 3x + 2y बराबर 8, तो 3x + 2y बराबर 8। और दूसरी समीकरण है हमारे पास में 2x - y बराबर 3। ठीक है, कितनी है ये, 2x - y बराबर 3, तो ये हो जाएगी 3। अब समीकरण ये तो 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें 1 को जोड़ देंगे। तो समीकरण आपके 2 हैं, इसको गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ेंगे, समीकरण 1 जोड़ देंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x - 2y और प्लस 2 3 6। समीकरण 1 क्या है, तो हमारे पास में 3x + 2y बराबर में 8। इसको करेंगे जोड़, तो जोड़ करेंगे तो अलग अलग निशान है तो कट जाएगा, और 4 और 3 7 बचेगा। तो 7x बराबर 6 और 8 14 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करें तो 14 में 7 का भाग देंगे, x का मान आपके 2 आ जाएगा। ये आपके x का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपको किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या 2 में x बराबर 2 लिख के y का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं x बराबर 2। समीकरण 1 है 3 इंटू x का मान 2 प्लस 2y और बराबर में 8, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस में 2y और बराबर में 8, तो 2y बराबर आपके आएगा 8 - 6, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2y बराबर 2 है। तो y बराबर कितना आएगा, 2/2, यानी कि 1 उत्तर आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 1 आंसर रहेगा। तो ऐसे आपको जो समीकरण को भी हल करना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका ये है, समांतर श्रेणी के आपको जो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 25, 22, 19 और फिर आपके हैं 16, इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम समांतर श्रेणी को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसके 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके 25, फिर 22, 19 और 16, इसके जो 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 15 पदों का क्या करना है, योग करना है। ये 25, 22, 19, 16, इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ABC का मान लिख लो, ये सारी चीज़ें लिख लो। A बराबर कितना है, 25 है। D बराबर निकालो, तो A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो D का मान निकाल लो, कितना आएगा, 22 - 25, 22 में से 25 आएगा तो -3। N बराबर कितना है, 15 है, और SN इसमें ज्ञात करना है, योगफल इसमें निकालना है। तो योगफल का सूत्र लगाएंगे, N पदों का योगफल। N पदों का योग का सूत्र क्या होता है, SN बराबर, इसका फॉर्मूला होता है
n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान लिखो कितना है, 15 है, बटे में 2, और कोष्टक आएगा आपके 2 इंटू a का मान 25 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू n का मान 15 है, -1 इंटू डी का मान -3 है। ये 1 और -3 है। अगला प्रश्न आपका ये है 15/2 कोष्टक 25 दूनी 50 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 इंटू -3 करेंगे तो 14 तिया 42 होते हैं, 14 तिया 42। तो यह आएगा आपके 15/2 और कोष्टक में आएगा आपके 50 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 तिया 42। तो घटा लो इनको, 15/2 50 में से 42 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 के पार से काट देंगे, ये 4 बार कटेगा। तो 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60 उत्तर आएगा। तो 15 इंटू 4 कितना उत्तर आएगा आपके, 15 चौके 60 इसका आंसर आपके फाइनली आएगा। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि इसमें आपके वृत्त की जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करने वाला सवाल पूछा जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये, वृत्त के एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब भी पासे को 2 बार उछालेंगे तो इसके जो कुल परिणाम होंगे वो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। टोटल परिणाम कितने होंगे, 6 इंटू 6, कुल परिणाम इसके 36 आएंगे। अब अंकों का योग 7 लाना है, तो अंकों का 7 होने की जो स्थिति है वो क्या क्या होगी, 6 और 1, 5 और 2, और 4 और 3, 3 और 4, फिर 5 और 2, और फिर 6 और 1। यही स्थिति होगी 36 में से, जिनमें जोड़ने पे आपके 7 आ रहा है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 है, कुल परिणाम 36 है, तो 6/36 यानी कि 1/6 इसका उत्तर रहेगा। तो अंकों का जो योग है, ठीक है, योग 7 वाली जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी होगी, 1/6 रहेगी। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न देखो ये, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। एक 25 सवाल है कि एक बिंदु की रेखा आपके, इसको हम P मान लेते हैं, P मान लेते हैं इसको हम, या फिर इसको A मान लेते हैं। ये A बिंदु है, और A बिंदु जिसकी -1,7 इसके निर्देशांक की, दूसरा बिंदु क्या है, B है जिसके निर्देशांक 4,-3 है। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको कोई बिंदु P है जो कि इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। इस P बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ये विभाजन सूत्र से होगा, जिसमें आपका जो बिंदु है ये आपका x1 y1 हो जाएगा, और ये वाला आपका x2 और y2 हो जाएगा, और ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m2 होगा। फिर आपको इसमें विभाजन सूत्र लगाना है। तो विभाजन सूत्र क्या होगा, विभाजन सूत्र है हमारे पास में px, y बराबर, ये होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1, और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों मान लिखेंगे, यहाँ से इसके मान लिख लो। m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है, इंटू x2 कितना है, x2 4 है, प्लस m2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, -1 है, और बटे में आएगा आपका 2 + 3, m1 प्लस m2। m1 का मान वही 2 इंटू y2 कितना है, -3, तो यहाँ आएगा आपका -3, और प्लस m2 कितना है, 3 है, और इंटू y1 कितना है, 7 है, बटे में आएगा आपका 2 + 3। हल करेंगे इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 2 चौके 8, प्लस माइनस -3, और बटे में 3 और 2 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर आपके हैं -6, -3 और 2 को गुणा करें तो -6, और प्लस 3 और 7 21, और बटे में आएगा आपके 5। घटा लो इनको, 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और बटे में 5 है, और -21 और आपके -6 और प्लस के 21 आपके 15 बचेंगे, 15/5, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, ये तो 1 बार जाएगा भाग, ये 3 बार जाएगा। तो वह बिंदु px, y के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, ये x बराबर 1 है और y बराबर 3 है, तो x, y बराबर 1,3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो सवाल है फिर आपका ये है कि इसमें आपको ये दे रखा है
ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुलक ज्ञात करने का। वैसे ये 7 मीटर ऊंचे भवन वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं आपको भी जो बहुलक वाला जो सवाल है वो करके इसमें बता देता हूँ किस प्रकार से आपको जो बहुलक है वो ज्ञात करना है। और देखो आपकी किताब का जो बहुलक का सवाल है वो फिक्स आपकी जो परीक्षा में पूछा जाएगा एक, तो बहुलक को तो आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। ठीक है, ये बहुलक वाला सवाल आपको अच्छे से कर लेना है। तो आइए मैं आपको जो बहुलक का सवाल है उसको करके बता देता हूँ। तो ये रहा आपका बहुलक का क्वेश्चन। तो बहुलक का क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग देखो, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है वो कौन सा है, वो आपके हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या बड़ी है, 17। तो 10 से 15 वाला आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग ये हो जाएगा आपका 10 से 15। इससे बहुलक वर्ग हमारा ये हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर लिखेंगे हम 10 से 15। इसके आधार पर आपका जो पूरा मान है वो लिखा जाएगा। तो बहुलक वर्ग में क्या क्या होता है, एल होता है। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 10 होगी। फिर आपके आएगा F1, फिर आएगा आपके F0, और फिर आएगा आपके F2। ठीक है, F2, और इसके बाद में आएगा आपका H। इन सब के मान लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग वाला जो होगा वो आपका F1 होगा, इससे पहले वाला F0 होगा, और F1 के बाद में आएगा F2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। F1 कितना है, 17 है, F0 15 है, F2 9 है, और H कितना है, इनका अंतर है अपने पास में 5। 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर इसका सूत्र लिखेंगे बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक Z बराबर क्या हो जाएगा, ये Z है, तो Z बराबर आपका सूत्र बनेगा L प्लस F1 माइनस F0, और बटे में आएगा आपका 2F1 माइनस F0, और इंटू में आएगा आपका H। तो ये आ जाएगा आपका L प्लस F1 कितना है, F1 है 17 माइनस F0 कितना है 15, और बटे में आपका आएगा 2 इंटू 17 माइनस 15 माइनस F0 का मान कितना है, 1 मिनट, F2 आएगा यहाँ पे माइनस में F2 का मान कितना है, F2 का मान है 9, और इंटू में आएगा आपका H जो कितना है 5। मान इसमें लिख लो, इसमें L का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो 10 प्लस 17 में से 15 जाएंगे तो 2 बचेगा, इंटू में आ जाएंगे ये ऊपर के 5, बटे में क्या आएगा आपके 17 दूनी 34, और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, तो माइनस में 24 आएगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा आपका 10 प्लस 5 दूनी, ऊपर तो 10 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा आपके 34 में से 24 जाएगा तो ये भी 10 ही बचेगा। 10 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 10 से 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमारा जो बहुलक आया वो कितना आया, Z बराबर 11 है। अब उत्तर सही गलत कैसे पहचान करेंगे, तो बहुलक का जो Z जो मान आया 11 वो हमारे बहुलक वर्ग के बीच में होना चाहिए। तो 11 जो है देखो 10 और 15 के बीच में आता है, इसका मतलब हमारा बहुलक बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपके जो सवाल हैं उनको आप आगे हल करना है। ये सवाल बोर्ड की ओर से फिक्स पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन, और इनमें से आपको एक क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूँगा। वैसे पहले मैंने इसको समझा रखा है, ये क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को 28 सिद्ध करने वाला सवाल है, कई बार पहले भी आया हुआ है, और बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, बार बार यही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो आइए इस सवाल को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, इसको सिद्ध करना है कि 1√1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले लेंगे हम LHS। क्या लेते हैं इसमें हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे लिख लेनी है √1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या आएगा आपके 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख लिया। अब करेंगे इसमें हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, आपको लिखना है। परिमेयकरण क्यों किया जाता है, ये जो ऊपर अंडर लगा रहा है इसको हटाने के लिए। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम एक बड़ा अंडर खींचेंगे और नीचे वाली संख्या का उल्टा ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा ये वैसे वैसे आएगा, केवल इसके ऊपर वाली जो संख्या है इसका उल्टा,
यानी कि प्लस का आपके माइनस का उल्टा नीचे गुणा करना है, तो 1 माइनस साइन थीटा का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये 1 माइनस साइन थीटा का हमने ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा कर दिया। सभी गुणा हो रहे तो आपस में कोष्टक में बंद है। ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, वो नीचे वाला नीचे से गुणा होगा। इसको गुणा में लिख लो एक बार, 1 माइनस साइन थीटा, और इधर आएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपका वैसे लिख लेंगे, केवल गुणा में इसको बदल दिया हमने। तो 1 प्लस साइन थीटा है ये, इधर क्या है हमारा 1 माइनस साइन थीटा है। जैसा था उसको हमने वैसा ही लिख लिया यहाँ पे। अब ऊपर तो एक जैसे, तो इनको एक स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। जैसे a इंटू ए को हम क्या लिखते हैं, एक का स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ये दोनों एक जैसे, इसको स्क्वायर में लिख लेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और बटा में क्या आएगा आपके, एक बार सूत्र लगेगा a प्लस बी का, और एक बार है इसमें a माइनस बी का। इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, एक है, ए का स्क्वायर एक, माइनस बी का मान कितना है, साइन है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये एक सरल समीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ए साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस पूरे 1 माइनस साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में आएगा आपका ये कोस स्क्वायर थीटा। जब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको एक ही स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो, तो इसको हम ए बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में जो हमारा कोस थीटा है, इसको एक ही कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर से ये जो कोष्टक है अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो केवल अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बची रहेगी। तो 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या आएगा आपका कोस थीटा। इस कोस थीटा का दोनों में भाग दे देंगे, तो एक बटा आपके आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा और एक बटा कोस क्या होता है, तो एक बटा कोस जो होता है आपका सेक थीटा होता है, और कोस साइन बटा कोस क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। तो ये टेन थीटा है, और यही हमारा क्या है उत्तर है, RHS है। ठीक है, ये हमारा उत्तर लेके आपको आना है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उत्तर है। ये देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको उत्तर लेके आना था इसमें। फिर आपके अगला सवाल है जिसमें आपको क्या करना है, इसमें माध्य ज्ञात करना और इसका माध्य ज्ञात करना। तो मैं इसमें आपको जो इसका जो माध्य ज्ञात कैसे करते हैं वो निकाल के बता देता हूँ। बाकी माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और मैं जो पहले आपको माध्य ज्ञात करना बताता हूँ। देखो माध्यक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पहले भी परीक्षा में आया हुआ, और ये जो प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको जो पूरा जो माध्यक दो ही आपको जो निकाल के बता। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो पहले माध्यक की सारणी है, तो इस माध्यक की सारणी को हम पहले इस आड़ी सारणी को खड़ी सारणी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। तो संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता सारणी करते हैं इसकी। तो इसका जो वर्ग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक आपको वर्ग का कॉलम बना लेना है। यहाँ पे आपकी बारंबारता आ जाएगी, बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग कितना है, 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, और 30 से 40, 30 से 40, और 40 से 50। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 से 10 कितना है, 8 है, और ये इधर कितना है, 12 है, इसके बाद में 15 है, इसके बाद में 10 है, और फिर आपके 5 है। ये पूरी सारणी हमने यहाँ पे बना ली। अब आपको क्या करना है, CF निकालना है, संचय बारंबारता इसको हम कहते हैं। संचय बारंबारता लिखेंगे हम यहाँ पे, 8 के 8 ही आ जाएगा पूरा। तो फिर 8 में जोड़ेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 20, 20 में जोड़ेंगे 15, जो कितना हो जाएगा 35, 35 में जोड़ेंगे 10, जो कितना हो जाएगा 45, और 45 में जोड़ेंगे 5, जो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके 50 आएंगे, जो भी जोड़ आएगी वो इसे बारंबारता की जोड़ होती हैं। तो सिग्मा F बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको हम F कहते हैं बारंबारता को। ये कितना हो जाएगा 50, और सिग्मा F को हम N भी कहते हैं। आपको क्या लाइन लिखनी है यहाँ पे, N/2 करना है। N/2 का मतलब आपके 50/2 करने हैं, जो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 25 से ठीक बड़ी जो आपकी संचय बारंबारता है वो कितनी है, तो 25 से जस्ट बड़ी कितनी है, 35 है। ठीक है, जिसके संगत वर्ग जो है वो आपका 20 से 30 है, अतः माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30 हो जाएगा। तो ये CF बराबर कितनी है, 35 है,
अतः हमारा 35 की जो संगत वर्ग हैं, 35 के संगत वर्ग वो क्या है हमारा 20 से 30 है, 20 से 30। अतः हमारा जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग वो क्या हो जाएगा, वो 20 से 30 हो जाएगा। अब इसी माध्यक वर्ग के आधार पर आपको वो सारे मान निकालने होते हैं। जैसे L निकालना होगा तो L कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। n/2 कितना दे रखा है तो आपका 50 का आधा 25 हो जाएगा। ठीक है, n/2 आपका वहाँ से ऊपर लिख लेंगे 25 हो जाएगा ये। और फिर इसमें आएगा आपका CF, n/2 CF। तो CF कितना है, माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। तो CF हो जाएगा आपका 20 और F कितना हो जाएगा 15। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम F लिखते हैं 15। और H कितना है इसका अंतर, तो 20 और 30 का अंतर कितना है 10 है। अब आपको क्या करना है, माध्यक का जो सूत्र लिखना है। किन किन बच्चों को माध्यक निकालना नहीं आता है कमेंट करके बताना, मैं आपके अलग से पूरा एक माध्यक का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो माध्यक आप निकालना सीख जाएंगे। माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF अपॉन में F × H है। सबके मान लिख लो। L कितना है 20 है, n/2 कितना है 25 है, और इसमें से हम क्या करेंगे ये CF माइनस कर देंगे तो CF 20 है, बटे में F कितना है 15 है, इंटू में H कितना है 10 है। इसको हम हल करेंगे तो पहले उधर कोष्टक को हल करेंगे। ऊपर 20 + 15 में से 20 गए, 25 में से 20 गए तो 5 इंटू ये कितने हैं 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे और बटे में आएंगे आपके 15। फिर इनको काट देंगे, 5 के बार से 5 एक बार कटेगा और 10 कटेंगे 3 बार। तो हम क्या करेंगे, इस 10 में 3 का भाग दे देंगे। 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 10 में 3 का जो भाग है वो 3.33 बार जाता रहेगा। तो आपको 2 बार ही भाग देना है। तो 20 में 3.33 जोड़ेंगे तो 23.33 इसका जो उत्तर है वो रहेगा। तो माध्यक कितना है इसका 23.33 इसका जो आंसर है वो रहेगा। इस प्रकार से इसका जो माध्यक है वो आपको ज्ञात करना है। फिर आपके एक सवाल माध्य का पूछा जाएगा, तो माध्य का सवाल भी आपको इसी प्रकार से ज्ञात कर लेना है। माध्य का जो सवाल आएगा वो भी आपको ऐसे ही निकालना है। तो माध्य का भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको आगे हल। तो ये इस प्रकार से आपको माध्य निकालना है इस बारंबारता सारणी का। तो सबसे पहले वापस इस सारणी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो वर्ग अंतराल है इसको चेंज करके आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं। तो वर्ग आपको दे रखा है यहाँ पे 0 से 15, कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से 15। फिर दूसरा है आपका 15 से 30, तीसरा है आपका 30 से 45, और चौथा है 45 से 60, और फिर आपका 60 से 75। ये आपका वर्ग हो जाएगा। इस वर्ग के बाद में आपको निकालना है इसमें मध्यमान। यहाँ पे आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो मध्यमान निकालेंगे, जिसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना है इसमें। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, आपका जो मध्यमान है वो आ जाएगा इसमें। तो ये कितना आएगा आपके मध्यमान जो है इसमें आपके 15 का 10 7.5 आएगा। फिर इसमें आपके दोनों को जोड़ेंगे 45 आएगा, दोनों की जोड़ 45 और 2 का भाग लगाएंगे तो आपके 22.5 आ जाएगा, ये 22.5। फिर ये जो आपका इसमें जोड़ेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा, 37.5। ये आपके 52.5 आएगा, ये आपका 67.5 आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, x लिखना है, x लिखना है, f लिखना है। f कितना है, f है हमारे पास में 5 है, 7 है, 9 है, ये हमारा 10 है, और ये हमारा 4 है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। यहाँ पे fx निकालना है। ठीक है, हमको f को x से गुणा करना है। तो यहाँ निकलेगा अपना fx। f को x से गुणा करना है तो 7.5 को 5 से गुणा करेंगे। तो 7.5 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 15 पंजे या फिर 5 पंजे 25, 2 25 और 2 27, तो 27.5 आएगा ये। इसी प्रकार से 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल का 1 और 7 दूनी 14 और 1 15। 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 और 4 40, हासिल के 4, 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर 10 से गुणा करें तो ये आपका 525 हो जाएगा, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 7 चौक 28 और 2
कितने हो जाएंगे 30 हासिल के 3 और 6 चौक 24 और 3 27, ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, इस f की भी जोड़ करनी है और इस fx की भी जोड़ करनी है। fx की भी जोड़ करेंगे और इसे f की भी जोड़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा इसमें, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सूत्र क्या बनेगा इसका, x बार बराबर सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f, ये माध्य का सूत्र होता है। इसकी जोड़ करो तो ये कितनी आएगी, 5 और 5 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 14 और 5 19 और 1 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 2 4 और 5, 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 7 21, 21 का 1 हासिल का 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13, ये आपके 1310.5 रहेगा। इसकी जोड़ कर लेते हैं, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 12 में जोड़ेंगे 9, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 9 21, 21 और 10 कितने हो जाएंगे, 21 और 10 31 और 4 35। तो इस f का मान कितना आएगा आपके, सिग्मा f का मान, तो सिग्मा f जो आपके 35 है, तो ये आपके 1310 है, 1310.5 है, इसमें आपको 31 का 35 का भाग दे देना है। तो ये भी हम पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, मान लो तो 5 का भाग देते हैं, तो 5 पंजे 5 दूनी 10 और 5 संग 30 और फिर आपके बचेंगे 2, तो 5 दूनी 10 और बटे में भाग कितनी बार जाएगा, 5 का 7 बार। हम पॉइंट 5 को भी यहाँ से हटा रहे हैं, तो 1310 में हम 35 का भाग दे रहे हैं, फिर 7 का भाग देंगे, 7 या 21, ठीक है, बचेंगे 5, तो 52 हो जाएंगे ये, तो 7 तो 7 ही 49, कितने बचेंगे 49 और 52, 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, फिर 7 चौक 28, फिर 20 हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14, तो 37.42 इसके आंसर रहेंगे। इस प्रकार से आपको जब ना माध्य माध्यक और बहुलक तीनों ही निकाल लेने, और इस प्रश्नावली के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के आपके, वो मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर बहुत ही अच्छा होगा 27 तारीख वाला का, और इसके लिए टेस्ट जो है आपके ऐप के ऊपर उसको ज़रूर देना, और बाकी और विषय आपके जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।